बीटीबी ब्रॉडकास्ट देख रहे सभी दर्शकों को अशोक अजित की प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे नेबर यूएसए में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से एक ट्रेड वार सी चल रही है। उस ट्रेड वार के कारण हमारे लोकल बिजनेस को कुछ नुकसान हुआ है और हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा ठेस पहुंची है। आज हमारे विशेष निमंत्रण पर हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं डॉक्टर जगवीर सिंह जी, जो कि एक लोकल बिजनेसमैन हैं, एक ब्यूटी इंडस्ट्री के में जुड़े हुए हैं और यूएसए और बहुत सी कंट्रियों के साथ अपना व्यापार करते हैं। आओ उनसे बातचीत करते हैं कि इस टैरिफ में क्या इफेक्ट पड़ा है। उससे पहले उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जगवीर सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अशोक जी, बहुत अच्छा लगा। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं कि जैसे ही ये हमारे नेबर कंट्री में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, उन्होंने क्या किया है कि टैरिफ वार की छेड़ दी। तो उसमें अगर हम देखें तो आप क्योंकि यूएसए से जुड़े हुए हो, क्योंकि आपका बिजनेस लोकल भी है, प्रोडक्ट लोकल है, बट यूएसए और कंट्रियों में जाता है जी। तो इसमें क्या आपकी नज़र में क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या कोई फायदा हुआ है या कोई लॉस में करेंगे, जो हमारे दर्शक भी आपसे जाना। बिल्कुल अशोक जी, ऐसा है कि ये जो टैरिफ वार जो चल रहा है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और स्पेशली जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, स्किन केयर मैन्युफैक्चरिंग, स्किन केयर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो काफ़ी असर इसका पड़ा है। इन इम्पैक्ट को दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो विद इन कनाडा के अंदर क्या इम्पैक्ट है। अब आप देखिए कि जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं स्किन केयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो मैक्सिमम या तो यूरोप से आते हैं या यूएस से आते हैं या एशिया से आते हैं। अब जो यूएस से आने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर आपको पता ही है टैरिफ लगाया गया है। तो नेचुरली जो हमारे कोक्स हैं, जो सेल्स का जो कॉस्ट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग का, वो बढ़ा है और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस में भी दिखाई देने लगा है। लेकिन जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पूरे घटना के दौरान जो हुआ है, वो है कि कनाडा के अंदर मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स की जो अवेयरनेस बढ़ी है, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमारी खुद की जो प्रोडक्ट्स हैं, खुद के जो ब्रांड हैं, उसके अलावा जो लोकल ब्रांड्स हैं, उन्होंने अब पूरी कोशिश की है कि वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी, अगर वो यूएस में कर रहे थे तो वो कनाडा के अंदर उन्होंने मूव किया है उस मैन्युफैक्चरिंग को। तो एज ए मैन्युफैक्चरर हमें फ़ायदा मिला है, क्योंकि ज़्यादा लोग अब चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कनाडा के अंदर मैन्युफैक्चर हो। जैसे आपने बताया कि आपके काफ़ी जो रॉ मटेरियल था वो यूएसए से भी आता है, तो जैसे ही सरकार, जैसे अभी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, यूरोप में या कहीं और कंट्रियों में ढूंढ रही है अभी अपने नई मार्केट, या आपने भी कोई जो उसका अल्टरनेटिव कहीं और यूरोप से, जहाँ पे एशियन कंट्री से ढूंढा है? हाँ जी, अभी देखिए जो पैकेजिंग है वो मैक्सिमम चाइना, कोरिया या इन कंट्रीज से आती है। पैकेजिंग में जो प्लास्टिक पैकेजिंग है या जो पेपर पैकेजिंग है, वो मैक्सिमम हम वहीं से इंपोर्ट करते थे। कुछ पैकेजिंग यूएस से भी आती थी, जो कि फर्दर चाइना से आती थी। तो बेसिकली चाइना से डायरेक्ट जो पैकेजिंग आ रही थी, वो उसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन हाँ, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है टैरिफ का, चाहे वो यूएस चाइना टैरिफ वार है, उसका इम्पैक्ट कनाडा के इंडस्ट्री के ऊपर भी देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ यूरोप से जो इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे थे वो अभी भी आ रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो यूरोपियन यूनियन और कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसको CETA बोलते हैं, कैनेडियन कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और कनाडा के बीच में। उसमें काफ़ी सारी एनामोलीज हैं। हम यूएस को छोड़ भी दें तो उसके अंदर भी काफ़ी एनामोलीज हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्रीमेंट के तहत जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो कनाडा के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती, फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर अगर हम कोई इंग्रेडिएंट या स्पेसिफिकली अगर कोई बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो अगर हम इंपोर्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेवेंडर ऑयल है फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तब हम 6.5% से लेकर 18% तक ड्यूटी उसके ऊपर पे करते हैं। ये हमारी कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नुकसान वाली चीज़ है कि आप फाइनल प्रोडक्ट तो आप अलाउ करते हो यहाँ पे इंपोर्ट करना, जबकि रॉ के ऊपर आप ड्यूटी लगाते हो।
उसका इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता है? जो हम यहाँ पे जॉब्स जनरेट करते हैं या जो हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता मतलब है। इसका मैंने ये हुई सरकार जो है वो एक तरफ से यही इसको बढ़ावी दे रहे हैं, भी बाहर से बना बनाया सामान आए, जी अगर जहाँ पे बनेगा तो सही जी बात है, वो रोजगार बनेगा या कुछ उससे क्या होगा, लोकल जीडीपी में ग्रोथ होगा। हाँ सो अभी जैसे सरकार जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत बोल रही है अभी, नहीं जी लोकल बाय लोकल, गो लोकल, सेल लोकल। सो क्या सरकार ने या गवर्नमेंट ने भी कोई आपकी कोई ऐसी कोई प्लान आया हो जिससे आपको कोई बेनिफिट मिला हो? जैसे उन्होंने बोला था भी हम अगर टैरिफ आएगा इतने बिलियन डॉलर साइड में रख लिए हैं, तो क्या आपको कोई मदद मिली है इसमें? नहीं, हमें कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कुछ हमें डायरेक्ट मदद नहीं मिली है, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट हमें हेल्प हुई है। लोगों के अंदर, जैसे मैंने बताया था, अवेयरनेस बढ़ी है मेड इन कनाडा प्रोडक्ट को लेके, तो लोग अब लेबल को देखने लगे हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है। तो जब वो होता है तो जो रिटेलर्स हैं वो प्रेफर करने लगते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो मेड इन कनाडा है। तो उसका दो तरीके से फ़र्क पड़ा है, एक तो स्पेशली फ्रॉम ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ थिंग्स पे भी। तो हम अपनी कैपेसिटी को भी 3 से 4 गुना बढ़ा रहे हैं अगले कुछ महीने के अंदर, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग को लेके। बाकी जो टैरिफ का डायरेक्ट, क्योंकि हमें ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है उसका जो कॉस्ट है, तो नेचुरली 25% अगर है तो उसका 6 to 7% ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कॉस्ट के ऊपर, जो कि कस्टमर को बियर करना पड़ता है। जैसे अब यूएसए से भी आप पहले रॉ मटेरियल आता है तो उस पर टैरिफ लगता है, तो क्या कनाडा ने भी एक्स्ट्रा कोई टैरिफ लगाया है? क्योंकि वहां पे जाने का, जब आप पहले लाओगे बनाओगे और फिर फिनिश प्रोडक्ट जब यूएसए में जाएगा तो फिर डबल टैरिफ एक किस्म का नहीं लग जाएगा उस पर कि नहीं? हाँ, देखिए, जो हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उस पर यूएस ने टैरिफ लगाया है, ठीक है। हाँ, अब कनाडा ने काउंटर टैरिफ लगाया उसके ऊपर, तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो, क्योंकि ये ट्रेड वार है तो दोनों कंट्रीज आपस में करेंगे ये चीज़, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ ठीक है, बट उसका इम्पैक्ट कस्टमर को बियर करना पड़ता है। कुछ चीज़ें अभी भी अबेयंस में हैं जो फाइनलाइज नहीं हुई हैं, कुछ के ऊपर अभी क्लैरिटी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है काफ़ी चीज़ों के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं स्पेसिफिकली अंडरलाइन करना चाहूँगा। जैसे इक्विपमेंट है, अब जब हम इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं या परचेज करते हैं, कैनेडियन इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं है इक्विपमेंट साइड ऑफ थिंग्स पे। हम एक एग्जांपल बताता हूँ, सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है फॉर एग्जांपल। अगर हम वो इक्विपमेंट परचेज करते हैं, वो कनाडा के अंदर उस स्पेक्स में अवेलेबल नहीं है, तो या तो हमें यूएस में जाना पड़ेगा या उसके लिए यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो अगर हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर टैरिफ है, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। अगेन क्लैरिटी नहीं है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी अभी भी नहीं है, ऑफ एंड ऑन होता ही आ रहा है, ऑन होता जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर मशीन के ऊपर टैरिफ लगेगा, अगेन उसके डैमेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जब प्रोडक्ट पे टैरिफ लगता है, क्योंकि जब मशीन के ऊपर आप टैरिफ लगाते हो तो आप इन्वेस्टमेंट को रोकते हो, उसका मतलब आप जॉब्स को रोकते हो, इसका मतलब आप इनोवेशन को रोकते हो। तो बेसिकली वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया, वो तो ऑल ओवर दुनिया पे लगा दिया, तो अब काफ़ी सारी पैकेजिंग ऐसी है जो एल्यूमिनियम पैकेजिंग के अंदर होता है, चाहे वो फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स हों चाहे वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हों, तो नेचुरली उसका भी इम्पैक्ट जो है फाइनल प्राइसिंग के ऊपर पड़ेगा और अल्टीमेटली कस्टमर उसको बियर करता है। जैसे आपका प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है, तो ये इसको क्या, जैसे यूएस हुआ चाहे सारी दुनिया हुई, ये कहते रहते हैं अभी गो ऑर्गेनिक, हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है, ये करना है, तो उसमें क्या इस पे कोई छूट है कि नहीं? ये एक ही रस्सी से सारे बांधे हुए हैं? देखिए, जो आने वाला समय है ना, वो इंग्रेडिएंट मार्केट है, और मुझे ऐसा लगता है कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम है ना उस पर लूज आउट कर रहे हैं एज ए कनाडा, एज ए कंट्री हम उस पर लूज आउट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो इंग्रेडिएंट हैं, जो सारी की सारी इंडस्ट्री है, वो इंग्रेडिएंट के पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, फॉर्मुलेशंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर वो इंडस्ट्री हम पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसका इम्पैक्ट लार्ज स्केल आगे फ्यूचर में पड़ेगा। तो बेसिकली कंट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए उस R&D के अंदर, इंग्रेडिएंट मार्केट का जो R&D है, इंग्रेडिएंट R&D है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नैनो एनकैप्सुलेटेड बायोएक्टिव्स हैं, अब ये या तो ये पेटेंटेड होते हैं या ट्रेडमार्क होते हैं।
तो अगर हमारी इंडस्ट्री इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है और सिर्फ इंपोर्ट करती रहती है तो आने वाले टाइम में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर, पेटेंटिंग के ऊपर, ट्रेडमार्किंग के ऊपर, जो प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक आध एग्जांपल मैं बताऊंगा, जो अल्बर्टा के अंदर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री थी, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, वो कैलगरी में उसकी प्रोडक्शन होती थी। अब वो प्रोडक्शन मूव होके यूएस के अंदर US में अब हम वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो यूएस से आ रहा है जिसके ऊपर हम ड्यूटी पे कर रहे हैं। उसका कैनेडियन ओरिजिन है, कैनेडियन कंपनी है, लेकिन उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। तो इस ऐसा ना हो, आगे और इंडस्ट्री कनाडा से बाहर मूव ना हो, तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को, खासतौर पे इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे इंसुलिन है ना, जो उसकी जो रिसर्च डेवलपमेंट कनाडा में हुई है, बट अभी कहते हैं अभी कोई भी एक भी फैक्ट्री या एक भी कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पे वो बनती हो। सेम लाइक ऑयल के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑयल हमारा है पर वो कहाँ पे होता है, रिफाइन कहाँ पे आता है, यूएसए पे, और वापस हमारे तरफ आता है। सो जैसे ही आपने, जैसे अभी ये ट्रेड वार अभी तो चलो ऑफ एंड ऑन ही चल रहा है, अगर फुल फ्लैश होगा तो अगर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो, क्योंकि सरकार तो फिर भी वो ना अभी जाग गई है। अभी तो जैसे कह रहे हैं अभी फॉरेन ट्रिप लग रहे हैं, यूरोप से बात हो रही है, यहाँ से बात हो रही है ना, सो एशियन कंट्री से बात हो रही है। सो अगर आप इसका फ्यूचर क्या देखते हो, अगर बहुत से टैरिफ लग जाए तो कोई ऐसा सजेशन जो आप चाहते हो, कोई हम, क्योंकि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हमारा ये शो देखते हैं, तो उनके तक अगर पहुंचे तो क्या मतलब मेन, आपने ये तो एक बता ही दिया, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, और क्या इससे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? देखिए, हमें लॉन्ग टर्म में तो सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को लेके, खासतौर पे जैसे मैंने बताया इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री है। अब मैक्सिमम इंग्रेडिएंट जो है हम इंपोर्ट करते हैं आज के टाइम पे, हमें नेट इंपोर्टर से बढ़ के हमें एक्सपोर्टर होना पड़ेगा। तो हमें अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे एग्री प्रोड्यूस के ऊपर रिलेट करते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन है एग्री प्रोड्यूस का, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन जैसे एक प्रोसेस है, अब एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और उसमें भी जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जैसे सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है, तो चाहे वो कॉस्मेटिकल्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो या जो है न्यूट्रोसिटिकल्स हो, तीनों के अंदर ही उसके एप्लीकेशंस हैं। तो उसका इम्पैक्ट इन तीनों इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। तो उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एग्री इंडस्ट्री में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, और उसमें भी फिर न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, जो आपने स्पेसिफिकली यूएस की बात की, देखिए अभी आगे आने वाले टाइम में जो CUSMCA है, जो एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज, जो नाफ्टा को रिप्लेस किया था उससे पहले, वो अभी दोबारा से रीनेगोशिएट होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जैसे आपकी जो इंडस्ट्री है, जहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सो अभी इमिग्रेशन का भी थोड़ा सा क्या लग गया, पॉज लग गया है। सो उसमें जो रिसर्च करने के लिए क्या आपको पर्याप्त यहाँ पे एम्प्लॉय मिल रहे हैं उसके लिए? जो इमिग्रेशन का इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, डेफिनेटली इसका असर अभी आगे देखने को मिलेगा। होता क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पीपल, उसकी हमारे पास कमी है अभी भी, और हमारी कोशिश रहती है कि इंटरनल पूल से हम कैंडिडेट्स को लें और हायर करें, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं, स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, जो हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स को हायर करना पड़ता है। जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म पे, और ख़ास तौर पे क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं, उसका इंटेक होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो एजुकेशन गेन करते हैं, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री उनको एम्प्लॉय करती है, तो पूरा जो ये चेन है वो इम्पेक्ट इसका पड़ेगा हमारे ऊपर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम तक इसका असर आगे दिखाई देगा, आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ज़रूर दिखेगा। अभी डॉक्टर साहब, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ गई है, AI, सो क्या गवर्नमेंट और या कोई आप अपने यहाँ पे कोई इस जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ इसमें भी AI को यूज़ कर रहे हो अभी? जी, देखिए ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हर इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे वो स्किन केयर इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे कोई भी एरिया है, उसके अंदर एम्बेड किया जा सकता है। और हम भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए स्किन के ऊपर उसका जो नीड है हमारी स्किन की, वो आइडेंटिफाई होती है, और ऑटोमेटिकली सजेशन जो है जनरेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट।
इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कहूँगा कि देखिए जो स्किन केयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो $100 बिलियन इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। कनाडा का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ऑलमोस्ट 1.6% के अराउंड है। ओके, ओनली 1.6%। तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का, और उसको एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 10 to 15% तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री भी आ जाती है, प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री आ जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग का उसके अंदर पार्ट आ जाता है। अभी हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। तो फिर भी चलो देखते हैं, अभी ये जो टैरिफ आया अब बात शुरू हुई है, इसका ये जो नुकसान भी है उसके साथ में इसके बेनिफिट भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोग लोकल में आ गए हैं, तो लोकल प्रोडक्ट में आ गए हैं। जैसे लोकल स्टोर थे पहले, जैसे आपके प्रोडक्ट स्टोरों में भी जाते हैं, तो लोकल स्टोर्स के में भी आपकी, नए स्टोर्स में भी आपकी डिमांड बड़ी है थोड़ी बहुत इसको देख के, क्योंकि अभी लोग जब ग्रोसरी या कुछ भी लेने जाते हैं तो देखते हैं भी मार्क है, कई कई ग्रोसरी स्टोरों ने, तो कई ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब स्टोरों ने, बड़े बड़े मॉलों ने, क्या उनमें स्पेशल मेंशन कर दिया दिस इज मेड इन कनाडा। जी, अभी जो जितनी बड़ी रिटेल चेन्स हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, लोबलाज हो, ये क्या कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और पिछले 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से इनिशिएटिव्स आए हैं जिसमें वो लोकल ब्रांड्स को टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड लोगों की तरफ से आ रही है। बिल्कुल। तो जब लोग डिमांड कर रहे हैं तो नेचुरली जो रिटेल चेन्स हैं वो भी उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए वो सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी जो लोकल इंडस्ट्री के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हम जो डिमांड देख रहे हैं, इवन मैं एक स्टेप और आगे जाना चाहूँगा, इवन जो यूएस ब्रांड्स हैं वो भी कनाडा के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब देख रही हैं। ओके। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करते थे और यूएस की ब्रांड्स हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है, वो ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, बजाय इस बात के कि वो ब्रांड कहाँ की है, वो ये देखते हैं कि वो मेड इन कनाडा है कि नहीं है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा इसका। ठीक है जी। जो डॉक्टर रणवीर सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में आना और इस टैरिफ का क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या इसके फ्यूचर में जाके आपके क्या सजेशन थे जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए हैं, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो आगे फिर हम कहीं मिलेंगे, कहीं और एक्सपर्ट को लेके आएंगे और करंट अफेयर पे कोई नया एपिसोड लेके आएंगे। जब तक देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।